So finally, when the selection process is over, you get an email like this where they tell you about your selection and your duration of the scholarship. उसमें एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है जिसमें उन्होंने आगे का प्रोसीजर जो है उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें उन्होंने लिखा होता है कि आपको टर्की आने से पहले क्या करना है और टर्की आने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक अग्रीमेंट भेजा जाता है जो आपको मेल भी आती है और जो आपका जो पोर्टल है जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वो वहाँ पे भी आ जाता है। वहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होता है कि स्कॉलरशिप को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर आप वो अग्रीमेंट जो है उसको डाउनलोड करते हैं। उस अग्रीमेंट को आपने टर्किश कौंसलेट जो इस्लामाबाद में मौजूद है, जो एक इस्लामाबाद में है और एक कराची में है। उधर के कराची के लोगों के लिए वो कराची में है और बाकी पंजाब और ये सब एरिया जो है ये इस्लामाबाद में आता है। वहाँ से आपने कौंसलेट से जाके उसको अप्रूव करवाना होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उस जो अग्रीमेंट होता है उसको साइन करके देते हैं आपको। उस अग्रीमेंट के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ज़रूरी डिग्रीज़ जो हैं, जो मास्टर्स की डिग्री है या जो बीएस की डिग्री है, उसको आप टर्किश में ट्रांसलेट करवा लें। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं पेश आई, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर मेंशन था कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट, पासपोर्ट और 2 डिग्रीज़ जो मेन डिग्रीज़ थी उनको टर्किश में ट्रांसलेट करवाएं, तो वो मैंने करवाई थी। वो कौंसलेट ने अपने 2 स्पेसिफ़िक लोग दिए हुए होते हैं, आपको उनसे रब्ता करना होता है। कौंसलेट की वेबसाइट के ऊपर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ होता है। वहाँ से आप उनको कांटेक्ट करते हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके उसके ऊपर स्टैंप लगा के दे देते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आपको किसी हॉस्पिटल से लेनी होती है। जैसे आई वाज इन इस्लामाबाद, सो आई टुक माय रिपोर्ट फ्रॉम पिम्स। और मुझे यकीन करें, मुझे ना मेडिकल रिपोर्ट का कहीं पे फ़ायदा हुआ है, ना मुझे कहीं उन डॉक्यूमेंट्स का कोई फ़ायदा हुआ है जो मैंने टर्किश में ट्रांसलेट करवाए थे। बट आप करवा लें, मतलब बेटर है कि आपके पास हों, क्योंकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। और वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो भी बेहतर है कि आप अपनी साथ ही ले जाएं। जिस दिन आप अपने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए, उसी दिन आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन भी साथ ले जाएं, क्योंकि वो भी उसी वक्त आपको विद इन 1 आवर और 2 आवर आपका वीज़ा इशू हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो। लेकिन मैंने 2 दिनों में, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था, तो मैंने फ़र्स्ट गई, मैंने अपना अग्रीमेंट जो था वो साइन करवाया, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर 2-4 दिन के वक्फे के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स बाकी पूरे किए, फिर मैंने दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई किया। वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ईजी है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हुए होते हैं। उसमें आपने एक अपनी या अपने किसी घर में से किसी की एक बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है, और आपने वो भी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन एहतियातन करवाई जाती है ताकि अगर वीज़ा में कोई इशू ना आए, रिजेक्ट ना हो। और बाकी चीज़ें उसके साथ लिखी हुई होती हैं। आपको फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, बायोमेट्रिक और सारी डिटेल्स जितनी भी होती हैं वो भी सब वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उनकी। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप रिक्वायरमेंट्स खोलते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, तो वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। उसके बाद वीज़ा के बाद आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जब मर्ज़ी अपनी टिकट करवाएं और टर्की आ जाएं। लेकिन आपको जब स्कॉलरशिप की ईमेल आती है तो उससे 3 माह के अंदर अंदर आपने स्कॉलरशिप ज्वाइन करना होता है, आपको टर्की आना होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि आप टर्की कैसे आते हैं और टर्की आके क्या करते हैं। टर्की आने से पहले सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र से बात करें, वो आपके लिए अकोमोडेशन की जो प्लेस है वो जहाँ पे भी, जहाँ आप रहेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में भी रहेंगे उसके आसपास आपके लिए मैनेज करें। अकोमोडेशन 2 तरह से हो सकती है। एक तो काया के जो टर्किश स्टेट रन डॉर्मेटरीज़ हैं, आप उनमें रह सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट किसी के साथ हाउस रेंट करके रह सकते हैं, या किसी सेमी गवर्नमेंट जो उनके डॉर्म्स हैं वहाँ पे आप रह सकते हैं। जैसे व्हेन आई केम टू टर्की आई रेंटेड अ प्लेस इन सेमी गवर्नमेंट डॉर्मेटरी। इट वाज लाइक एन अपार्टमेंट, आई हैड टू शेयर इट विद अनदर स्टूडेंट, बट इट हैड 2 बेडरूम, सो इट वाज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। लेकिन जब ये कोरोना का प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने सारे डोर्स जो थे वो बंद करवा दिए, तो मुझे भी वहाँ से मूव आउट करना पड़ा। एंड देन वी रेंटेड अनदर अपार्टमेंट, एंड वो एक सेपरेट स्टोरी है, आप मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन आपको पहले से अपनी अकोमोडेशन कंफर्म करनी होती है। फिर आप आते हैं टर्की, जब आते हैं यहाँ पे तो यहाँ आके डॉक्यूमेंटेशन कुछ आपको करनी होती है। उसके लिए भी अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छा है तो वो आपके साथ आपके साथ कोऑपरेट करेगा, आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे आके 2-3 काम होते हैं। सबसे पहला मेन काम जो होता है, आपको रेजिडेंस परमिट बनवाना होता है, बैंक अकाउंट खुलवाना होता है और रेजिडेंस परमिट बनवाना होता है, जो कि यहाँ पे भी उन्होंने लिखे हुए हैं। जब आप आते हैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर देती है, उसके साथ आपका एक यूनिवर्सिटी कार्ड भी बन जाता है। उस लेटर को आपने लेना है और जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है उन 2 लेटर्स को आपने लेना है और उन 2 लेटर्स की बेस पे आप अपना रेजिडेंस परमिट बनवाएंगे। रेजिडेंस परमिट बनाने के लिए आपको इमिग्रेशन के ऑफिस जाना होता है और उसके लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी होती है। तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से बाय कर सकते हैं। अगर आप इस्तांबुल में हैं या अनकरा में हैं, वहाँ से आप लेने जा रहे हैं, तो आप वहीं पे जहाँ इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे वहीं पे आपको कंपनीज़ मिल जाएंगी जो अपना जो होती है इंश्योरेंस सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, आपको कम से कम 300 लीरा उसके लिए भी चाहिए होते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि जब आप टर्की आएंगे तो आपको अपने साथ कुछ पैसे लेके आने होते हैं, ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 टर्किश लीरा, क्योंकि आपको आते ही साथ आपके पेमेंट नहीं स्टार्ट होगी, आपको 1-2 माह लगेगा उस पेमेंट को रिसीव करने में। तो आप इतने पैसे अपने साथ लेके आएँ और माइंड में रखें, क्योंकि आपको 600-700-800 लीरा तक आपकी अकोमोडेशन के चार्जेस भी देने होंगे, आपको सिक्योरिटी भी सबमिट करवानी होगी, आपको आना जाना भी होगा और आपको रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना होगा। रेजिडेंस परमिट के जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसका वो फ़ौरी तौर पे आपको वहाँ से एक डॉक्यूमेंट दे देंगे और फिर उसके बाद आपको कार्ड जो है वो 2-4 दिन में आपके एड्रेस पे कार्ड भी आ जाता है। कोई इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ ये कि एक लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई टर्किश बोलने वाला हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, वरना यहाँ पे यूजुअली लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो या अरबिक थोड़ी बहुत समझते हैं या फिर ज़्यादातर टर्किश ही समझते हैं। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो सिर्फ आपने वाकिफ़ बैंक में खुलवाना है, क्योंकि उसी बैंक के अंडर ये स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होता है। आप अपनी बैंक अकाउंट जाएंगे, अपना वही स्टूडेंट कार्ड और अपना इकामत कार्ड जो रेजिडेंस परमिट है वो लेके जाएंगे और वो आपका अकाउंट खोल देंगे आसानी से, उसमें भी कोई मसला नहीं है। फिर आप उनको अपनी डिटेल्स भेजेंगे, बुरसलारी वालों को आप अपनी बैंक की PDF में डिटेल्स जो आपको वो बैंक देगा वो भेजेंगे और आप अपना स्टूडेंट ज्वाइनिंग जो लेटर है वो भेजेंगे। तो वो आपको एक स्कॉलरशिप स्टार्टिंग फॉर्म समथिंग लाइक दैट, स्कॉलरशिप इनिशिएशन फॉर्म शायद वो भेजेगा, उसमें आप अपनी फिलिंग करके सारी तो उनको वापस भेज देंगे। थोड़े दिन के बाद आपका जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उसमें आपका स्कॉलरशिप ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आएगा। हर महीने के एंड पे आपका स्टाइपेंड ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप उसको रिसीव कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट।